ये है एक बिल्कुल नया एनिमे जिसका नाम है Am I Actually the Strongest? और ये है इसका एपिसोड 1। तो एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हमें बताता है कि 5 साल पहले मेरे जूनियर हाई स्कूल के 3rd ईयर के टाइम पर जब मुझे बुलीट किया गया तो मैंने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया और उसके बाद बंद होकर अपने कमरे में रहने लगा। बस उसके बाद ये हुआ। हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जब अपना फोन चला रहा था तभी अचानक उसके फोन से बहुत तेज रोशनी निकलने लगी एंड तभी एक लड़की दिखाई जाती है जो बताती है कि कांग्रेचुलेशन, आपको चुना गया है रीइंकार्नेट होने के लिए। हमारे हीरो को तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मैं अपने कमरे में मर गया हूँ। उसके बाद ये गॉडेस हमारे हीरो से बोलती है कि जिस नई दुनिया में तुम जाने वाले हो उसमें मैजिकल फैसिलिटीज होती हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें ओवर पावर्ड स्किल देने वाली हूँ जिससे तुम्हारी नई जिंदगी बहुत अच्छी होगी। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है कि मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो बिल्कुल शांत हो, बस दिन भर एनिमे देखते रहो और तब तक देखते रहो जब तक देखते देखते सो ना जाओ। एंड उसके बाद वो भी रीइंकार्नेट होने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं उन ओवर पावर्ड स्किल का अपनी जिंदगी जीने में इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल एक लेजी लाइफ जीने में। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट हो गया है। एंड वहीं पर हम उस बच्चे के पापा को देखते हैं जो अपने बच्चे को देखकर अपनी बीवी से बोलता है कि गीजलॉट, ये बच्चा हम दोनों की निशानी, हमारा प्रिंस है और इसकी लेफ्ट ब्रीस्ट पर इसके पास रॉयल इंसिग्निया का निशान भी है। उन दोनों को देखकर हमारा हीरो सोचता है कि यही मेरे पेरेंट्स होंगे। उसके बाद वो उस बच्चे का मैजिक लेवल चेक करवाते हैं। हम देखते हैं कि माना लेवल चेक करते टाइम वो क्रिस्टल बॉल बहुत ज्यादा चमक रही है और वहाँ पर उस बच्चे के पापा बोलते हैं कि ये बच्चा फ्लैश प्रिंस है जिसने डीमन किंग को डिफीट किया है और मुझसे हम दोनों से पैदा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि इसका लेवल कम से कम 40 और 50 के बीच होगा। लेकिन जब वो आदमी चेक करता है तो उसका लेवल सिर्फ 2 होता है। ये सुनकर तो किंग बिल्कुल हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ये भगवान, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। और वहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो भी बोलती है कि अगर लोगों को ये पता चल गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों ही कहते हैं कि हम लोगों से ये कह देंगे कि बच्चा पैदा होते वक्त मर गया। भाई ये सुनकर ना हमारे हीरो की हालत खराब होने लगती है कि मैं अभी तो पैदा हुआ हूँ और इतनी जल्दी मरने भी वाला हूँ। उसके बाद ये किंग बोलता है कि इस बच्चे को कहीं दूर जंगल में ले जाकर मार दो। अब भाई ऐसी सिचुएशन देखकर जो गॉडेस होती है वो भी काफी परेशान होती है। एंड वहाँ पर वो एक दूसरी गॉडेस से बोलती है कि मैंने एक पर्सन को ओवर पावर्ड स्किल्स दी लेकिन किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ। और वो ये भी बोलती है कि उस दुनिया में जो मैजिक लेवल चेक करने वाला डिवाइस है वो लगता है सिर्फ 2 ही डिजिट का है और इसके अलावा मैं उसे एक एलिमेंट देना भी भूल गई। तभी ये दूसरी गॉडेस उससे उस रीइंकार्नेटेड हुए पर्सन का मैजिक लेवल पूछती है। तो ये बताती है 1002। अब ये सुनकर ये गॉडेस बोलती है कि इतना ज्यादा। उसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई हमारे हीरो को जंगल में छोड़ गया है। वहाँ पर हमारा हीरो सोचता है कि उस आदमी ने कहा था कि मैं बैरियर मैजिक यूज कर सकता हूँ, चलो ट्राई करते हैं। उसके बाद वो बस सोचता है और जादू होने लगता है और ये ना उसके लिए बच्चों का खेल था, मतलब बहुत आसान था। हमारा हीरो वहाँ पर बोलता है कि मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसका रंग रूप बदल सकता हूँ। लेकिन तभी वो सोचता है कि क्या मैं इसका इस्तेमाल अपने ऊपर कर सकता हूँ और जब वो उसका इस्तेमाल करता है तो ये काम करता है। वो अपने मैजिक के जरिए हवा में उड़ने लगता है और वहाँ पर हमारे हीरो को ये पावर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि शायद से इसमें माना का इतना यूज नहीं होता। अब वो ये सब सोच ही रहा था लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक जंगली जानवर आ जाता है जिसको देखकर हमारे हीरो की हालत खराब हो जाती है। एंड अगले ही पल में वो बड़ी सी फॉक्स हमारे हीरो पर हमला करती है लेकिन उसका मैजिक बैरियर उसे बचा लेता है। अब ये देखकर हमारा हीरो खुश था और वो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बैरियर्स बना देता है और उस फॉक्स पर अटैक करता है जिसकी वजह से उस फॉक्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इससे उसे कोई डैमेज नहीं हो रहा है ज्यादा। उसके बाद वो अपने मैजिक बैरियर का कुछ इस प्रकार उपयोग करता है, बैरियर्स के जरिए पेड़ों को हवा में उड़ाकर उस फॉक्स पर अटैक करता है लेकिन इसके बावजूद भी वो फॉक्स को ज्यादा कुछ नहीं होता। अब ये देखकर हमारा हीरो सोचता है कि इन पेड़ों का हमला इसके लिए काफी नहीं था। लेकिन तभी उसे आइडिया आता है, वो जमीन के काफी बड़े टुकड़े को उस फॉक्स पर गिराने वाला होता है। अब ये देखकर उस फॉक्स की हालत खराब हो जाती है और वो बोलती है कि रुको 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 1 मिनट, मैं सरेंडर करती हूँ। लेकिन हमारे हीरो को समझ में नहीं आता कि सरेंडर आखिर किसने कहा। एंड वो उस आवाज को इग्नोर करके अपना अटैक जारी रखता है। अब बेचारी फॉक्स उस अटैक से डरते हुए बोलती है कि मैंने कहा ना मैं सरेंडर करती हूँ। और अब हमारे हीरो को समझ में आ जाता है कि ये बोल रही है। उसके कुछ देर बाद वो फॉक्स हमारे हीरो को बताती है कि मैं अपना माना रिप्लेनिश करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खाने के बारे में सोचा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने पावरफुल हो। लेकिन हमारा हीरो तो ठहरा एक बच्चा, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं, बात करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा।
उसके बाद वो एक ऐसा बैरियर बनाने के बारे में सोचता है जो आपके थॉट्स को साउंड में रिफ्लेक्ट करता है, और वो उस बैरियर को अपने गले के पास लगा लेता है। उसके बाद वो उस फॉक्स से हेलो बोलता है। ये देखकर वो फॉक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो उस बच्चे से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम तो न्यू बॉर्न बेबी लगते हो। तभी हमारा हीरो सोचता है कि आखिर मेरा नाम क्या था। उसे कुछ पता नहीं होता, सो वो उसे अपना नाम बताता है, हारुतो। उसके बाद वो उसे बताता है कि मैं दूर एक किंगडम में पैदा हुआ था, लेकिन लो माना लेवल होने की वजह से मुझे अकेला छोड़ दिया गया। उसकी बात सुनकर वो फॉक्स बोलती है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बॉडी से इतना ज्यादा माना फील हो रहा है जो एक इंसान की लिमिट से बाहर है। और तभी वो फॉक्स उससे पूछती है कि कहीं तुम रीइंकार्नेट हुए डीमन किंग तो नहीं हो। हमारा हीरो सोचता है मैं तो एक जॉबलेस और बेकार आदमी था, लेकिन अगर इसे पता चल गया कि मैं एक लूजर था तब तो। वो उससे बोलता है कि हाँ मैं हूँ डीमन किंग, और ये फॉक्स उसकी बात काफी आसानी से मान भी लेती है। उसके बाद वो फॉक्स कुछ इस प्रकार का पोज मारकर बोलती है कि मैं हार मानती हूँ, अब तो मुझे मार सकते हो। हमारा हीरो बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मुझ पर अटैक ना करो। अब हमारे हीरो की दरियादिली देखकर वो फॉक्स बोलती है, मैं फ्लेम फेनरिर कसम खाकर आपसे वादा करती हूँ। उसको देखकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या तुम कोई समुराई हो। अब उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि चलो ठीक है, गुड बाय फ्ले, और हमारा हीरो वहां से जाने लगता है। अब उसके बाद वो फॉक्स सोचती है कि मैं तो बस ऐसे ही टहल रही थी और यहाँ पर मैं इनसे टकरा गई, और तभी वो हारुतो को रोकती है। उसके बाद वो हारुतो से बोलती है कि आपने मेरी जिंदगी बख्शी है और आपने मुझे एक नया नाम भी दिया है, तो अब से आप मेरे मास्टर हुए, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। तो हारुतो बोलता है कि मैं तो तुम्हारा नाम सिर्फ शॉर्ट करके बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तो वो फॉक्स शर्माने लगती है। अब हारुतो से समझाने के लिए कुछ और बोलता, लेकिन तभी वो हवा में से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर फ्ले पूछती है कि मास्टर आपको क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ हारुतो सोचता है कि मैजिक की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। एंड उसके बाद हारुतो फ्ले से बोलता है कि मुझे कुछ दूध पीना है। ये सुनकर फ्ले बोलती है, दूध, आपका मतलब ब्रीस्ट मिल्क? मैं कुछ करती हूँ, एक मिनट। हारुतो बोलता है, सच में? उसके बाद वो बोलती है कि मुझे मेरे मास्टर के लिए सब कुछ करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्ले छोटी होने लगती है साइज में, एंड उसके बाद वो एक काफी खूबसूरत लड़की बन जाती है। बिना वस्त्रों के देख हमारे हीरो की हालत खराब होने लगती है। वो बोलता है कि पहले कुछ कपड़े पहन लो। फ्ले बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। हारुतो वहाँ पर खुद को संभालते हुए उसके चारों ओर एक बैरियर लगा देता है और उनसे उनके लिए कपड़े बनाता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है क्योंकि वो कपड़े काफी सेक्सियर होते हैं। उसके बाद फ्ले अपने कपड़े उतारने लगती है। हारुतो पूछता है कि क्या कर रही हो। फ्ले बोलती है कि कोई भी लड़की बिना माँ बने किसी बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। उसके बाद वो हारुतो के पास आती है, बोलती है कि मास्टर प्लीज आइए ना, बेचारा छोटा सा बच्चा। उसके कुछ देर बाद फ्ले हारुतो से माफी मांगती है, उसने इतना अजीब जो किया है। लेकिन तभी अचानक फ्ले को कुछ आवाज आती है। वो बताती है कि कोई आ रहा है। वो हारुतो से पूछती है कि क्या मैं उन्हें मार दूं। हारुतो बोलता है कि नहीं, पहले हमें बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद हारुतो दो छोटे बैरियर बनाता है जिसकी मदद वो दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है। फ्ले उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर उस बच्चे को लेने के लिए आया हूँ। फ्ले इसके लिए मना कर देती है। वो आदमी पूछता है कि आखिर तुम मुझे किस हक से रोक रही हो। फ्ले उसे मुस्कुराकर बताती है कि ये कुछ टाइम पहले मेरे मास्टर बने हैं, इसका मतलब ये मेरे हुए। हारुतो सोचता है कि क्या मैं इसके लिए राजी हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ वो आदमी बोलता है कि ये मेरे रिलेटिव का बच्चा है, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसे यहाँ पर छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं उसे लेने के लिए आ गया हूँ। फ्ले पूछती है कि जब छोड़ दिया था तो क्यों आए हो, कुछ समझ नहीं आया मुझे। वो आदमी बोलता है कि हमारे अंदर दया भावना होती है। उसके बाद वो आदमी एक थैला दिखाकर बोलता है कि इसमें ब्रीस्ट मिल्क है। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है कि फ्ले जल्दी उसे ले लो, लेकिन दूसरी तरफ तो जो फ्ले होती है वो बोलती है तुमने जरूर से ये प्लान किया होगा क्योंकि मैं ब्रीस्ट मिल्क क्रिएट नहीं कर सकती। ये देखकर हारुतो सोचता है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। हारुतो उससे फिर से बोलता है कि जल्दी उसे ले लो वरना मैं यहाँ भूख से मर जाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा ब्रीस्ट मिल्क क्रिएट ना कर पाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम एक इंसानी बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती हो। फ्ले उससे बोलती है कि आखिर तुम इस बच्चे के बारे में जानते ही क्या हो। वो आदमी बोलता है कि ये थोड़ा पर्सनल है, मेरी बीवी एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हमारा बच्चा कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाया, और इस बच्चे को यहाँ पर इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि ये कमजोर है। लेकिन मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो कोई भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उसे जिंदा रहने का हक है, लेकिन बेचारा हारुतो भूख से मरने वाला है यहाँ पर। और वहीं उस आदमी की कहानी सुनकर फ्ले की आंखों से झरने बहने लगते हैं, और उसकी ऐसी हरकतें देखकर वो आदमी बोलता है कि तुम काफी अजीब डीमन हो। उसके बाद ये आदमी फ्ले को एक ऑफर देता है कि अगर तुम हमेशा उसकी सेवा करना चाहती हो एक सर्वेंट बनकर, तो मैं तुम्हें एक पर्सनल अटेंडेंट के रूप में ले जा सकता हूँ। और वहाँ पर फ्ले उस आदमी की बात मानने को तैयार हो जाती है, और यहाँ पर उन दोनों की एक डील होती है। उसके कुछ देर बाद जो वो आदमी होता है वो हारुतो की जो टोकरी होती है उसे नष्ट कर देता है, और वहाँ पर थोड़ा खून भी डाल देता है।
उसके बाद फ्ले उस आदमी के पीछे जाने लगती है। वहीं हारुतो फ्ले से बोलता है कि क्या तुम मुझे वो ब्रीस्ट मिल्क दिला सकती हो। सो फ्ले बोलती है कि आप सिर्फ मेरा ही ब्रीस्ट मिल्क पी सकते हो, समझे। हारुतो हमसे पूछता है कि क्या ये कोई मजाक कर रही है। उसके बाद हमें एक बड़ा सा पैलेस दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अब हारुतो बड़ा हो गया है, क्योंकि जब से 9 साल गुजर चुके हैं। वहाँ पर हारुतो हमें बताता है उसका ओरिजिनल प्लान था कि वो यहाँ से चला जाएगा जब वो दूध पीना छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि इनके प्यार ने मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी एक दिक्कत है, ये जो प्यारी क्यूट लड़की है ना, ये मुझसे नफरत करती है। एंड उसके बाद फ्ले उन सबके लिए खाना लेकर आती है। उसके बाद जब फ्ले इस बच्ची को खाना सर्व करती है तो ये बच्ची फ्ले को गुड मॉर्निंग बोलती है। उन दोनों को इतने अच्छे से देखकर हारुतो सोचता है कि ये फ्ले के साथ कितने अच्छे से बात करती है। उसके बाद केयर फ्ले से पूछती है कि क्या आज वो उसके साथ फिर से खेलेगी। सो फ्ले बोलती है कि मुझे लॉर्ड हारुतो का ख्याल रखना है। सो नहीं, लेकिन हारुतो बोलता है कि फ्ले तुम उसके साथ खेलो। सो फ्ले भी रेडी हो जाती है और इससे केयर काफी खुश थी। उसके बाद जो हारुतो होता है वो फ्ले और केयर को खेलते हुए देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं जो उससे बोलती हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो। सो हारुतो बोलता है कि मैं परेशान नहीं हूँ। सो उसकी मॉम बोलती है लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लगता, और वो ये भी बोलती है कि वो रीजन जिसकी वजह से चार्लोट तुम्हारे साथ इतना शाय बिहेव करती है वो ऐसा इसी वजह से क्योंकि उसे अपने ही उम्र के लड़के के साथ बात करना नहीं आता। हारुतो पूछता है सच में। सो उसकी माँ बोलती है तुम देख ही सकते हो कि वो फ्ले के साथ कितने अच्छे तरीके से खेल रही है। लेकिन तभी हारुतो परेशान होते हुए सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चार को पता चल गया है कि असल में मैं एक 30 साल का आदमी हूँ। अब बेचारा हारुतो इससे और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती हैं उन्हें बड़े आदमियों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसकी माँ बोलती है कि इतना ड्रामा मत करो, एंड मेरे पास एक आइडिया है, तुम चार के लिए कुछ स्पेशल क्यों नहीं करते। जब वो देखेगी कि तुम एक बहुत ही अच्छे रिलायबल बड़े भाई हो तो शायद से उसका दिल तुम्हारे लिए बदल जाए। वहीं हारुतो बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि तुम हमारे फाइन स्टेट्स के वारिस हो, इसी वजह से तुम्हें हमेशा अपने कमरे में न रहकर बाहर भी जाना चाहिए और उसके साथ खेलना चाहिए। और तुम्हारी माँ होने के नाते मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम दोनों एक साथ रहो। उसके बाद हम हारुतो के कमरे में दो हारुतो देखते हैं। वहाँ पर हारुतो बोलता है कि मुझे यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं गया तो फ्ले भी मेरे साथ जाएगी और शायद से ऐसा करने की वजह से चार मुझसे और भी नफरत करने लगेगी। और अगर मैं फ्ले को यहाँ पर छोड़कर गया तो फ्ले जरूर से ऐसा कहेगी कि अगर मैं मेरे मास्टर के साथ नहीं रह सकती तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, आखिर मैं करूँ क्या। और वहाँ पर वो अपने सामने वाले हारुतो से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए। उसके बाद हारुतो हमें बताता है कि इन 9 सालों तक मैं जितना बैरियर मैजिक के बारे में सीख सकता था मैंने सीखा और इस रोबोट कॉपी को बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये ना बात कर सकता है ना हिल सकता है। एंड तभी हारुतो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ वो भी बिना किसी को सैड किए तो मुझे फ्ले का भी एक यहाँ पर पुतला बनाना चाहिए। लेकिन तभी उसे उसके पापा की आवाज आती है जो बोलते हैं कि हारुतो मेरे साथ आना। उसके बाद हम हारुतो को उसके पापा के साथ देखते हैं जो हारुतो को आज से तलवारबाजी सिखाने वाले हैं। उसके बाद वो हारुतो से बोलते हैं कि तुम्हारा माना लेवल बहुत लो है, इसी वजह से तुम्हें दूसरी स्किल्स को डेवलप करना होगा या फिर तुम्हें कुछ और पसंद है। हारुतो उससे बोलने ही वाला था कि मुझे कमरे में अकेले रहना पसंद है, लेकिन तभी वो खुद को संभालता है, बोलता है कि मुझे एंशिएंट मैजिक सीखना पसंद है। उसकी बात सुनकर उसके पापा बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें मिथिकल एरा के लॉस्ट हुए मैजिक के बारे में सीखना पसंद है। मुझे लगता था तुम अपने कमरे में बंद रह बस आराम करते हो, लेकिन तुम भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो। उसके बाद हारुतो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी तलवारबाजी सीखनी होगी। हारुतो सोचता है कि लगता है मुझे सीखना ही होगा अब। उसके बाद हारुतो हमें बताता है कि डैड एक सीजन्ड वॉरियर है, उन्हें लोग अर्थ शैटरिंग वॉर हैमर के नाम से जानते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इनको एक खरोच तक ला पाऊं, लेकिन वो भी यहाँ पर हर्ट नहीं होना चाहता, सो वो अपने ऊपर एक बैरियर बना लेता है। उसके बाद जब हारुतो अपने डैड पर अटैक करता है तो एक ही अटैक से उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। और ये देखकर उसके डैड काफी हैरान थे, क्योंकि हारुतो के एक ही अटैक ने जमीन में एक गड्ढा सा कर दिया है। उसके बाद हारुतो के डैड भी हारुतो पर एक अटैक करते हैं, लेकिन हारुतो इतने ऊपर उछलता है जितना तुम देख ही सकते हो, एंड वो उनके अटैक को आराम से डॉच कर देता है। लेकिन हारुतो की स्किल को देखकर उसके डैड बोलते हैं कि कोई भी पर्सन जो लेवल 30 का है उसका इस अटैक को डॉच कर पाना इम्पॉसिबल है। हारुतो बोलता है सच में, और हारुतो वहाँ पर सोचता है कि मुझे भी लगता है कि इस बारे में कुछ तो अजीब है, और इससे मेरी उम्मीदें काफी बढ़ गई थी, तो मैंने अपना लेवल फिर से चेक किया, लेकिन वो तो अभी का दो ही है। और वो हमें ये भी बताता है कि ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा माना लेवल 77 है, लेकिन मेरा माना लेवल तो सिर्फ 2 है। और ये भी कंफर्म कि मेरे पास कोई एलिमेंट भी नहीं है, लेकिन भले से ही मेरे पास एलिमेंट की कमी हो, लेकिन मैं मैजिक का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और शायद से ये उसी ओवरपावर्ड स्किल्स का कोई पार्ट होगा जो उस गॉडेस ने मुझे दी है। उसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं एक इनेट अवेकनिंग, लेकिन इसके बाद वो हारुतो से बोलते हैं कि तुम बिल्कुल एक एमेच्योर की तरह मूव कर रहे थे, लेकिन हम ट्रेनिंग करना जारी रखेंगे और तुम्हें एक इलाइट लेवल का सॉर्ट्समैन बनाएंगे। एंड हम देखते हैं कि जो चार्लोट होती है वो उन्हें छुपकर देख रही थी।
उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुतो के डैड काम कर रहे थे। वहाँ पर हारुतो की मॉम बोलती है कि तुम काफी थके हुए लग रहे हो। सो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, मैंने हारुतो को तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया है। सो उसकी माँ पूछती है कि वो कैसा है इस तलवारबाजी में। वहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि शायद से वो एक रिटर्न डीमन हो सकता है। ये सुनकर उसकी माँ काफी हैरान हो जाती है। सो तभी उसके डैड उसे चुप कराते हुए बोलते हैं कि सीक्रेट रॉयल फैमिली रिकॉर्ड एक ऐसी आदमी के बारे में बताते हैं जो डीमंस के साथ था। इसी वजह से ये काफी रेयर हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे डिमोनिक ट्रेट्स के साथ पैदा होते हैं। सो उसकी माँ बोलती है लेकिन हारुतो को तो ना सींग है ना कोई पूंछ है। सो उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि रॉयल इंसिग्निया के बच्चों में अजीब प्रकार की ताकतें होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और अभी भी मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर डीमन फ्ले हारुतो की सर्वेंट क्यों है। सो उसकी माँ बोलती है हारुतो एक नॉर्मल बच्चा है, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। सो उसके डैड भी बोलते हैं कि हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे भी यही लगता है और चाहे कुछ भी हो जाए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जिए। और वहीं पर हम चार्लोट को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातें सुन रही थी और वो वहाँ पर बोलती है कि हारुतो एक डीमन हो ही नहीं सकता। लेकिन हारुतो वो कुछ और बोलती है लेकिन तभी वो सो जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि न्यू सीरीज तुम लोगों को कैसी लगी। एंड ऐसी ही कई सारी न्यू सीरीज आने वाली हैं। सो बस जब भी तुम लोगों को नोटिफिकेशन आए तो चेक करने आ जाना। एंड मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।